Now in this database concept we will learn, that is introduction to database concept and in need. क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, डेटा क्या होता है, डेटा पे बेस करके उसका पूरा मैनेजमेंट मीन्स उसको स्टोर करना, मैनिपुलेट करना, डाटा वेयर हाउस, पूरा स्टोरेज बनाना, डाटा माइनिंग, उससे इंफॉर्मेशंस को एक्सेस करना, ये सब हम लोग सीखेंगे एक एक करके. रिलेशनल डेटा मॉडल, इसमें हम रिलेशन, जो टेबल में रिलेटेड डेटाज होते हैं उसको रिलेशन बोलते हैं, कॉलम्स को एट्रीब्यूट बोलते हैं, रोज को टपल बोलते हैं. डोमेन इज द फील्ड, मीन्स किस डोमेन पे काम कर रहे हो. जैसे तुम लोग कोई रेलवे का प्रोजेक्ट बना रहा है तो डोमेन उसका रेलवे हो जाएगा. डिग्री, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स इज डिग्री. कार्डिनलिटी इज टोटल नंबर ऑफ रोज और टपल्स. कीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कीज के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. 4 टाइप के कीज पढ़ेंगे हम लोग, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की. इसके बाद स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में पूरा इंट्रोडक्शन, डेटा डेफिनेशन, इसका मैं एक बार सिलेबस यहाँ से बता देती हूँ. Introduction to database, its need, database management system, the system which manages huge bulk of data. MySQL we will use now. Relational data models, concept of the attributes, domain, tuple, relation, the keys. Structured query language में हम लोग data definition language, data query language and data manipulation language, इसको अच्छे से पढ़ना है. Data definition language में creating a database, a table, then accessing it, means data definition language में create, alter, drop, ये 3 कमांड होंगे. Data query language में select के साथ सारे select, from, where, like, between, ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम लोग क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप. ऑल्टर में एडिंग, रिमूविंग प्राइमरी की, कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स, ये सब पढ़ेंगे. डेटा क्वेरी लैंग्वेज में सिलेक्ट क्वेरी, ये तो डायरेक्ट 10 मार्क्स के आते हैं. सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट फ्रॉम, वेयर, लाइक, बिटवीन, ये सारे क्लॉज उसमें यूज करेंगे. इन, ऑर्डर, बाय. इसके बाद ऑपरेटर्स हम लोग आज एरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल ऑपरेटर्स, नल वैल्यूज इन क्वेरीज, डिस्टिंक्ट क्लॉज. लास्ट में डेटा मैनिपुलेशन कमांड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कमांड. ठीक है. डेटा टाइप्स कौन कौन से पढ़ेंगे हम लोग, कैर, वैर कैर, इंट, फ्लोट, डेट, ये डेटा टाइप्स पढ़ेंगे. ठीक है. क्रिएटिंग टेबल में हम लोग कंस्ट्रेंट्स यूज करेंगे. उसके बाद इसके कमांड्स, डेटाबेस को क्रिएट करना, चेंज करना. जब भी टेबल बनाते हैं उससे पहले यूज डेटाबेस करना पड़ता है. शो डेटाबेसेस, सारे डेटाबेसेस को डिस्प्ले कराना. ड्रॉप डेटाबेस, ये अभी एक एक करके हम लोग सारे कमांड्स करेंगे. तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं, डेटाबेस कंसेप्ट. डेटाबेस कंसेप्ट जो है ये एनसीईआरटी बुक है, डेटाबेस कंसेप्ट, चैप्टर 7. Now in this chapter we will study introduction, file system, database management system, relational data model, keys in a relational database. Inconsistency of your mind can damage your memory. Remove the inconsistent data and keep the original one. बाय निसर्गा जैन. इसका मतलब क्या होता है कि जो काम की चीज़ें हैं खाली उसको रखना है, जो काम की चीज़ें नहीं है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस और विच इज़ नॉट इन यूज़ और आउटडेटेड, पुराने हो गए हैं, वो हमको हमारे पास नहीं रखना है. ठीक है. ना नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन. आफ्टर लर्निंग अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा इन द प्रीवियस चैप्टर, डेटास क्या होते हैं, कोई भी काम करने के लिए हमको डेटा की ज़रूरत पड़ती है. डेटा को स्टोर करना, डेटा को मैनेज करना, ये अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं. तो जैसे तुम लोग का रिजल्ट है या तुम लोग का एडमिशन लेना है या सीबीएसई एग्ज़ाम देना है, तो ये डेटास कहाँ से कलेक्ट करते हो, सर्च करके कि क्या क्या हमको पढ़ना है, सिलेबस क्या है, करिकुलम क्या है सीबीएसई का, वो देख के फिर अपना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर अपना काम शुरू करते हैं. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. We need to explore the methods to store and manage data electronically. अब इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर यूज करके या मोबाइल यूज करके डेटास को स्टोर करना और मैनेज करना हम लोग सीखने जा रहे हैं. Let us take an example of a school that maintains data about its student along with their attendance record and guardian details. So this is an example you can give if you are asked about the database management system.
So a school information about its systems, about all the students, along with the attendance record and the guardian details we want to store. So we will use here a database management system. The class teacher marks daily attendance on of the students in the attendance register. The teacher records P for present, A for absent against each student's roll number on each working day. If class strength is 50, the total working days in a month are 26. The teacher needs to record 50 into 26 records manually in the register every month. As the volume of data increases, the manual data entry becomes tedious. Following are some of the limitations of manual record keeping in this example. हम लोग पहले जब कंप्यूटर्स नहीं थे सबका मैनुअली होता था. मैनुअली जब ह्यूज बल्क ऑफ डेटा, सपोज स्कूल में 2000, 3000, 4000 स्टूडेंट्स हैं, उतने डेटा को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है ऑफिस के लिए. तो अगर कंप्यूटर में हम डाल देते हैं तो बहुत इजी हो जाता है. जैसे आज की डेट में तुम लोग यूबीआई में फीस जमा कर रहे हो, सीबीएसई का एग्ज़ाम दे रहे हो, पूरे डेटाज ऑनलाइन हम लोग अपडेट कर रहे हैं, अपलोड हमने कर दिया, उसके बाद जो भी करेक्शंस है अपडेट कर दे रहे हैं हम. तो ये बहुत ईजी हो गया है इलेक्ट्रॉनिकली होने के बाद. तो मैनुअली में क्या क्या प्रॉब्लम होता था? एंट्री ऑफ स्टूडेंट डिटेल्स, रोल नंबर एंड नेम इन द न्यू अटेंडेंस रजिस्टर व्हेन द स्टूडेंट इज प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास. अभी हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ से लेके वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं. पहले क्या होता था कि पूरे 3000 स्टूडेंट्स का नेक्स्ट ईयर का एंट्री करना पड़ता था मैनुअली. राइटिंग स्टूडेंट डिटेल्स ऑन ईच मंथ्स अटेंडेंस पेज where inconsistency may happen due to incorrectly written name. सपोज मैंने कोई नेम का स्पेलिंग गलत दे दिया है, कंप्यूटर तो तुरंत ढूंढ के बता देगा, लेकिन मैनुअली जब हम मिस्टेक करते थे और वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता था. सपोज आई एम कॉपिंग पेस्टिंग, नेक्स्ट ईयर जो न्यू टीचर आया उन्होंने न्यू क्लास के लिए उसी को उठा के, सपोज मेरे से एक आध मिस्टेक हो गया था, उसी को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, करते करते स्पेलिंग पूरा चेंज हो जाता था फादर्स नेम का या स्टूडेंट्स नेम का. तो बहुत प्रॉब्लम होता था पहले. आजकल ये सब इलेक्ट्रॉनिकली होने के बाद ये इनकन्सिस्टेंट डेटा को हम लोग हटा देते हैं. ठीक है. लॉस ऑफ डेटा इन केस अटेंडेंस रजिस्टर इज लॉस्ट और डैमेज्ड. सपोज दीमक लग गया या फ्लड आ गया, पानी में डूब गया, पूरे कॉपीज अटेंडेंस रजिस्टर पूरे डैमेज हो गए, तो पुराने डेटास को सर्च करना मुश्किल होता था. एरोनियस कैलकुलेशन व्हाइल कंसोलिडेटिंग अटेंडेंस रिकॉर्ड मैनुअली. जब ह्यूज बल्क को कंसोलिडेट एक साथ किया जाता था मैनुअली तब हमको मुश्किल होता था. यहाँ पे क्या लिखा है? विजिट अ फ्यू शॉप वेयर रिकॉर्ड्स आर मेंटेन मैनुअली एंड आइडेंटिफाई a few limitations of manual record keeping faced by them. ये तुम लोग एक्टिविटी में करोगे कि नॉर्मली जो शॉप्स मैनुअली सब डेटास को रखते हैं और एक सुपरमार्केट है जिसमें पूरा सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके क्या लिमिटेशंस है. और ये तो पता ही है कि मैनुअली जब कर रहे हैं तब हम लोग को एक एक चीज़ को चेक करना पड़ता है. यहाँ पे क्या है, प्रोग्रामिंग में डाल देंगे हम लोग तो ऑटोमेटिक हम सपोज 100 kg ऑफ राइस हमारे शॉप में हम ले आए हैं और हम डेली सपोज जो यूज़र के उसमें हम लोग सेल कर रहे हैं. अब क्या हो रहा है कि आफ्टर 1 मंथ जैसे ही वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, कंप्यूटर क्या करेगा, तुमको इंडिकेशन दे देगा कि ये ख़त्म होने वाला है अपने आप से. ठीक है. प्रोग्रामिंग तुमने ऐसे कर दिया है कि वो माइनस होते होते जैसे ही एक मिनिमम स्टॉक लेवल तक पहुंच जाएगा 10 kg या 5 kg तक, तो वो बोल देगा कि ऑलरेडी तुम्हारे शॉप में अभी 5 kg बचा हुआ है, इसलिए बल्क ऑर्डर कर दो. ठीक है. ऑर्डर में प्रोसेसिंग में टाइम लगता है. तो ये कंप्यूटर के फ़ायदे हैं. जबकि मैनुअली हमको चेक करना पड़ेगा कि सामान कम हो रहा है, ख़त्म होने वाला है, या कोई फेस्टिवल आने वाला है तो उस समय बेसन या जो भी इंग्रेडिएंट्स उसके डिमांड बढ़ जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर देंगे कि इस मंथ में इस चीज़ का डिमांड ज़्यादा रहता है, तो वो ऑटोमेटिक वो तुमको गाइड करता रहेगा. ठीक है. तो ये सब इसके ये एक्टिविटी जो दिया हुआ था इसका मैंने अभी आंसर बोला है, तुम लोग भी अपने तरफ से इसमें ऐड कर देना, इस एक्टिविटी को कर लेना. नेक्स्ट, the office staff also manually maintains student details, roll number, name, date of birth with
respective guardian details like guardian name, contact number and address. This is required for correspondence with guardian regarding student attendance and result. ये काम स्कूल में जो बच्चों के डिटेल्स है या उनके गार्जियन के डिटेल्स है वो टीचर भी कर रहा है, ऑफिस भी कर रहा है, लाइब्रेरी भी कर रहा है. तो ये क्या हो रहा है? रिपीटेशन ऑफ टास्क हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है. उससे अच्छा क्या है एक ही जगह पे हो और वो सबके साथ हम शेयर कर ले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से. तो उससे क्या होता है? काम बहुत ईजी हो जाता है. Finding information from a huge volume of papers or deleting, modifying an entry is a difficult task in pen and paper based approach. Suppose मैं अगर बोलूँ कि 2 साल पहले कौन से स्टूडेंट थे या कुछ भी इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए पुराने, या फिर पूरे 2000 बच्चे में मेरे को सर्च करना है, तो मैनुअली करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. बाकी इलेक्ट्रॉनिकली सर्च अभी देखोगे कि हम सिलेक्ट क्वेरी से कैसे सर्च करके 1 सेकेंड में हम बता देंगे कोई भी इंफॉर्मेशन. To overcome the hassles faced in manual record keeping, it is desirable to store attendance record and student details on separate data files on a computerized system so that office staff and teachers can. ठीक है, अब ये हम लोग मैनुअल के जो भी प्रॉब्लम्स है, रिकॉर्ड कीपिंग के जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको हम लोग कम करने के लिए या हटाने के लिए हमने ये शुरू किया है. Simply copy the student details to the new attendance file from the old attendance file when students are promoted to next class. ये ऑटोमेटिक करने की कोशिश करें कंप्यूटराइज्ड कंप्यूटर यूज करके. Find any data about student और guardian बहुत easy हो जाएगा इससे. Add more details to existing data whenever a new student joins the school. Modify, देख ही रहे हो UBI सब लोग यूज कर ही रहे हो. यूपीआई में कोई बच्चा टीसी ले रहा है तुरंत हम हटा देते हैं, कोई बच्चा न्यू ज्वाइन हो रहा है तुरंत हम डाल देते हैं. पूरे रिकॉर्ड स्टूडेंट के डिटेल सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है. मॉडिफाई स्टोर्ड डेटा लाइक डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स और गार्जियन व्हेनेवर रिक्वायर्ड. रिमूव डिलीट डेटा व्हेनेवर अ स्टूडेंट लीव्स द स्कूल. टीसी के समय उसको हटा भी देते हैं. फाइल सिस्टम. अ फाइल कैन बी अंडरस्टूड एज अ कंटेनर टू स्टोर डेटा इन अ कंप्यूटर. फाइल्स कैन बी स्टोर्ड on the storage device of a computer system. Contents of a file can be text, computer program, code, comma separated values, CSV, etc. Likewise, pictures, audios, videos, web pages are also files. अब ये तुमको समझना है डेटा क्या है, रिलेशन क्या है, फाइल क्या है. Suppose I have given you a task that whichever domain you are working for your project, you collect the data, create the tables, interlink all the tables and create your project. ये ऑलरेडी तुम करोगे अभी टर्म 2 में. जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो डेटास को स्टोर करोगे. जो टेबल में रिलेटेड डेटास रहते हैं उसको रिलेशन बोलते हैं उस टेबल को. उसके बाद सारे को एक फाइल में सेव करके फिर सपोज उस फाइल को शेयर कर रहा है तो CSV फाइल में सेव कर सकते हो, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल. तो फाइल क्या करता है? फाइल में पूरे इंफॉर्मेशंस इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ डेटा स्टोर्ड रहते हैं. ठीक है. फाइल स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली एंड सर्च्ड फॉर डिजायर्ड डेटा. But to access data of a file through software, for example, to display monthly attendance report on school website, one has to write computer programs to access data from files. अब हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे CBSE का मैंने आज क्या शेयर किया कि सिलेबस ये मैंने डाउनलोड किया वेबसाइट से, तो किसी ने तो अपलोड किया है उस वेबसाइट में, तभी मैं डाउनलोड यहाँ पे करके तुम लोग से शेयर की हूँ कि ये CBSE का MySQL टर्म 2 का सिलेबस है. और फिर NCERT बुक को किसी ने अपलोड किया होगा, मैंने वहाँ से डाउनलोड किया है. तो ये जो अपलोडिंग वेबसाइट में जब अपलोड हो रहा है और ये डाउनलोड हो रहा है तो ये एक प्रोसेस है. प्लस अपने काम को इजी करने के लिए हम पाइथन प्रोग्रामिंग यूज करके कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है वो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे जब तब सीखेंगे कि डेटास को एक्सेस करना है. सपोज स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो मैंने पूछा स्कूल का टॉपर कौन है, इस बार किसको हाईएस्ट मार्क्स मिला है, ओवरऑल टॉपर कौन है, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, बायो, कंप्यूटर सब स्ट्रीम मिला के उसके टॉपर्स, अलग अलग टॉपर्स का नाम बता दो. कॉमर्स का टॉपर, ह्यूमैनिटीज़ का टॉपर, बायो साइंस का, कंप्यूटर साइंस का.
तो ये जो इन्फॉर्मेशन निकालोगे पाइथन यूज करके, पाइथन और MySQL यूज करके, तो ये प्रोग्रामिंग के थ्रू होगा, ठीक है। पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग सारे इन्फॉर्मेशंस को अभी डिस्प्ले करेंगे एक एक करके, यूजर के नीड के हिसाब से। मेनू ड्रिवन रहेगा तुम्हारा प्रोजेक्ट, मेनू में यूजर जो चाहेगा उसके हिसाब से प्रोग्राम तुम्हारा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। Continuing the example of attendance at school, we need to store data about students and attendance in two separate files. यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक एग्जाम्पल लेके तुम लोग को समझाया है। Table shows the content of student file which has 6 columns as detailed below: roll number, student name, name of student, date of birth, guardian name, guardian phone number and guardian address. So this is a 6 column टेबल स्टूडेंट फाइल मेंटेन बाय ऑफिस स्टाफ, ये ऑफिस स्टाफ मेंटेन कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट टेबल शोज अनदर फाइल कॉल अटेंडेंस विच हैज 4 कॉलम। अभी और एक टेबल हम देखेंगे जिसमें अटेंडेंस डेट, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड अटेंडेंस स्टेटस। तो ये एक दूसरा टेबल है, अटेंडेंस फाइल है, ठीक है, 4 कॉलम का। लिमिटेशंस, तो ये अभी हम लोग क्या करेंगे, ये डाटास को कैसे कॉलम वाइज या रो वाइज कैसे सेव करना है, ये सब हम लोग, जो इसका एग्जांपल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या RDBMS का MySQL सॉफ्टवेयर यूज करके हम लोग इस तरीके से टेबल क्रिएट करेंगे। तो ये पहले तुमको ये समझना है कि कोई भी डोमेन पे जब हम काम कर रहे हैं तो डोमेन के, जैसे एक स्कूल डोमेन पे काम कर रहे हो तो स्कूल डोमेन के जो अलग अलग टेबल है, ये ऑफिस का टेबल है जिसमें गार्जियन डिटेल्स है अलॉन्ग विद द स्टूडेंट डिटेल। ये क्लास टीचर के पास अटेंडेंस का टेबल है, ऐसे ही लाइब्रेरी का टेबल, मेडिकल, देन योर एग्जामिनेशन, सो मेनी tables are there which contains your name along with the other information. Suppose यहाँ पे एक रिजल्ट सिस्टम है तो मार्क्स के साथ, सारे बच्चों के, स्टूडेंट के मार्क्स के साथ। तो ये टेबल बनाना, इसमें रिलेटेड डेटास है तो इसी को हम रिलेशन बोलेंगे। अब इसके लिमिटेशंस क्या है ऑफ अ फाइल सिस्टम। File system becomes difficult to handle when number of files increases and volume of data also grows. मैनुअली जब करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। डिफिकल्टी इन एक्सेस, जब एक्सेस करने जाओगे तो ह्यूज बल्क ऑफ डेटा को एक्सेस करना। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ डेटास। सपोज किसी बच्चे का डेटा गलत हो गया है या उसका एडमिशन नंबर गलत हो गया है, तो फीस देते समय या एग्जाम देते समय हर जगह उसका एडमिशन नंबर यूज हो रहा है। तो रिडंडेंट डेटास, अगर उसी का नाम 2 बार आ गया है, सपोज 9th में एक अलग एडमिशन नंबर के साथ था और 10th में अलग एडमिशन, तो 2 बार हो गया है, तो वो डेटा रिडंडेंट हो गया है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब हम लोग काउंट कर रहे हैं तो एडमिशन नंबर अलग अलग डल गया है, इसीलिए वो एक ज़्यादा काउंट करके बता रहा है, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन फिर देता है। डेटा रिडंडेंसी मीन्स रिपीटेशन, इसको देख लेते हैं एक बार। Redundancy means same data duplicated in different places, files. In our example, student names are maintained in both the files. Besides the table, students with roll number 3 and 5 have same guardian name and therefore same guardian name is maintained twice. Both these are examples of redundancy which is difficult to avoid in a file system. Redundancy leads to excess storage use and may cause data inconsistency, मतलब गलत information। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर मैं निकालने जाऊं तो उसमें वो फिर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, डेटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी मीन्स गलत इन्फॉर्मेशन। सपोज आज की डेट में DA आज बढ़ा है या पेट्रोल का रेट आज बढ़ा है, जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट से वो कोई भी चेंजेस होता है तुरंत सारे कंप्यूटर्स में वो चेंजेस हो जाते हैं। और नहीं तो क्या होगा, पहले जैसे कंप्यूटराइज नहीं होता था तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता था। सपोज हम पेट्रोल पंप में गए, यहाँ के पेट्रोल पंप में वो पता नहीं चला है तो वो पुराना रेट ले रहा है, और जब हम किसी दूसरे स्टेट में गए वहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहुँच गया है कि आज रात 12 बजे से पेट्रोल का रेट इतना होना है, तो उन्होंने न्यू रेट लगा दिया। तो ये गलत जो रेट लग रहा है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट डेटा यूज हो रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन मीन्स पुराना इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड नहीं है, ठीक है। डेटा inconsistency occurs when same data maintained in different places do not match. If a student wants to get change the spelling of a name
it needs to be changed in sname column in both the files. जैसे सपोज एक स्टूडेंट का स्पेलिंग चेंज हो रहा है, नेम का स्पेलिंग, तो सारे लाइब्रेरी में, ऑफिस में, क्लास टीचर के पास, एग्जामिनेशन में, हर जगह चेंज हो जाना चाहिए. और नहीं तो क्या होता है, जैसे अभी एक प्रॉब्लम हुआ था कि 10th के मार्कशीट में कुमार लिखा हुआ था और 11th के रजिस्ट्रेशन में उस बच्चे ने कुमार लिखना भूल गया. ठीक है, सपोज अमित कुमार शर्मा ऐसे कुछ नाम था. ठीक है, तो कुमार लिखना भूल गया. अब जो कंप्यूटर ने चेक किया तो बोला कि इस नाम का कोई बच्चा इस नंबर से, रोल नंबर से तो उसने 10th पास किया ही नहीं है. आगे समझ में? तो सेम नेम जो क्लास 10th का है वही 11th में हमको लिखना चाहिए. और नहीं तो कंप्यूटर बोलेगा कि इस नाम का, इस रोल नंबर का, क्योंकि वो कुमार का जो डिफरेंस है कंप्यूटर के लिए वो डिफरेंट नेम है. ठीक है, तो इसको इनकंसिस्टेंट डेटा बोलते हैं. लाइकवाइज इफ अ स्टूडेंट लीव्स द स्कूल, द डिटेल्स नीड टू बी डिलीटेड फ्रॉम बोथ द फाइल्स एज द फाइल्स आर बीइंग मेंटेन्ड बाय डिफरेंट पीपल. ठीक है, हम अभी कंप्यूटर में क्या करेंगे, सारे टेबल को कनेक्ट कर देंगे, तो एक जगह चेंज होने पे अपने आप दूसरी जगह चेंज हो जाएगा. लेकिन जब मैनुअली करते थे तब ये नहीं हो पाता था, कनेक्टेड नहीं थे, तो हमको हर फाइल में चेंज कराना पड़ता था कि इस बच्चे ने टीसी ले लिया, इस बच्चे ने टीसी ले लिया करके. As the files are being maintained by different people, the changes may not happen in one of the files. In that case, the student name will be different, inconsistent in both the files. आगे समझ में? Next, data isolation. Both the files present a table, student and attendance are related to students, but there is no link or mapping between them. उन लोग आपस में link नहीं है. The school will have to write separate programs to access these two files. अगर फाइल को कनेक्ट नहीं करोगे, दो फाइल को लिंक नहीं करोगे, तो प्रोग्रामिंग में भी प्रॉब्लम, प्रोग्रामिंग के समय दोनों फाइल को अलग अलग एक्सेस करना पड़ेगा. तो हम अभी क्या करेंगे, MySQL में फाइल्स को हम फॉरेन की यूज करके लिंक कर देंगे. फिर प्रोग्रामिंग के समय हम उस लिंक्ड फाइल को हम यूज करेंगे, या डायरेक्ट प्रोग्रामिंग में ही हम लिंक वाला कोड डाल देंगे ताकि वो दोनों को लिंक करके वो काम करे. नेक्स्ट, डेटा डिपेंडेंस. एक दूसरे पे डिपेंडेंट है पूरे डेटास. ऑफिस, क्लास टीचर, रिजल्ट, लाइब्रेरी, ये सारे एक दूसरे पे, सारे डेटास जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. तो अभी जब हम काम करेंगे ये सब चीज तुम लोग को याद रखना है कि कैसे डिपेंडेंट है और कैसे हमको मैनेज करना है. कंट्रोल डेटा शेयरिंग, सबसे हम शेयर नहीं करेंगे. सपोज कुछ डेटा मैं पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ तो वो हम लिमिटेड उसको हम एक्सेस देंगे, खाली उसी टेबल को हम एक्सेस देंगे. कुछ डेटा मैं स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे कंट्रोल डेटा शेयरिंग, सारे डेटास को हम शेयर नहीं करेंगे. ठीक है, अब ये मेन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. Limitations faced in file system can be overcome by storing the data in a database where data are logically related. We can organize related data in a database so that it can be managed in an efficient and easy way. हम लोग ये जो DBMS सीख रहे हैं, RDBMS सीख रहे हैं, इस क्यों सीख रहे हैं वो यहाँ पे बताया गया है. इन रियल लाइफ ऑल्सो जब हम काम करेंगे असल ज़िंदगी में किसी भी डोमेन में, चाहे तुम्हारा जॉब बैंक में लगे, हॉस्पिटल में लगे, कहीं पे भी लगे, इसको ध्यान में रख के हम काम करते हैं. ठीक है, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम इन शॉर्ट is a software that can be used to create and manage databases. DBMS lets user to create a database, store, manage, update, modify and retrieve data from that database by users or application programs. Some examples of open source and commercial DBMS include MySQL, ये एग्जाम में आता है DBMS के नाम, तो इसको अच्छे से देख लेना. MySQL तो अभी हम यूज़ करेंगे. Oracle हम पहले यूज़ करते थे लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, फॉस नहीं है, इसलिए आजकल सिलेबस से हटा दिया गया है. PostgreSQL ऑलमोस्ट सेम है, सारे इसके जो कोड्स है अभी मैं दिखाऊंगी सब सेम है, कुछ कुछ अलग है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अलग है, MongoDB अलग है. ठीक है, MySQL और SQL के कमांड्स कुछ कुछ सेम है. तो ये एग्जाम्पल्स आते हैं. A database system hides certain details about
how data are actually stored and maintained. Thus it provides users with an abstract view of the data. A database system has a set of programs through which users or other programs can access, modify and retrieve the stored data. ठीक है, एक्सेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो. The DBMS serves as an interface between the database and end users or application programs. Retrieving data from a database through special type of commands is called querying the database. ये जो SQL का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ठीक है, ये क्वेरी जो सिलेक्ट क्वेरी है, इसी के मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. इन एडिशन, यूजर्स कैन मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इटसेल्फ थ्रू अ DBMS. हम लोग इसमें सब कुछ क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, सब कुछ सीखेंगे. डेटाबेसेस आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स. सम एप्लीकेशंस आर, हर फील्ड में, आज की डेट में हर फील्ड में डेटाबेस यूज हो रहा है. बैंक, पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे इन्होंने कुछ ही एग्जांपल्स दिए हैं. जैसे तुम लोग प्रोजेक्ट बनाओगे, किसी का बैंकिंग है, किसी का रेलवे है, किसी का एयरलाइन है, ठीक है, तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन शॉपिंग है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है. तो यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स. अच्छा, उसमें भी अलग अलग होता है, जैसे सैलरी डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स, डिपार्टमेंट डिटेल्स, डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन. तो हर जगह का अलग अलग. जैसे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या रहेगा? एडमिशन सिस्टम रहेगा, फीस मैनेजमेंट सिस्टम, रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट अटेंडेंस, लाइब्रेरी. ठीक है, बहुत सारे इसमें एक्स्ट्रा कर, CCA एक अलग डिपार्टमेंट है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. तो किसी भी डिपार्टमेंट को लेकर हम अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं. Some database management systems include a graphical user interface for users to create and manage databases. Other database systems use a command line interface that requires users to use programming commands to create and manage databases. इसमें जो Access है, Microsoft Access, कुछ database management system है जो माउस से हम लोग सिलेक्ट करके काम करते हैं. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है. और हम लोग अभी जो MySQL सीखेंगे वो अभी हम लोग कमांड लाइन में काम करेंगे. कमांड्स को याद करके उसमें हम करेंगे, सिलेक्ट करके नहीं करेंगे माउस से. नेक्स्ट, फाइल सिस्टम टू DBMS. डेटास को हम फाइल्स में सेव कैसे करेंगे? लेट अस रिविजिट आवर स्कूल एग्जांपल वेयर 2 data files were maintained. Let us now design a database to store data of those 2 files. We know the tables in a database are linked or related through one or more common columns or fields. In our example, student file and attendance file have roll number and student name as common field name. तो ये ध्यान रखना है कि दोनों टेबल में क्या कॉमन है. रोल नंबर और स्टूडेंट नेम दोनों टेबल में कॉमन है. In order to convert these 2 files into a database, we need to incorporate the following changes. Student name need not be maintained in attendance register file as it is already there in student. Details for a student can be retrieved through the common field roll number in both the files. 2 फाइल में हम रिपीट नहीं करेंगे, खाली एक चीज को, जैसे रोल नंबर को मैं हर टेबल में डाल दूंगी और स्टूडेंट नेम को मैं खाली एक टेबल में डाल दूंगी. तो दूसरे, तीसरे, चौथे टेबल में डालने की जरूरत नहीं है. जब जरूरत पड़ेगा तब सारे टेबल्स लिंक्ड रहेंगे. तो डेटास को हम रिपीट नहीं करेंगे, खाली एक कॉलम से हम जिसको ज्वाइन करना है उससे हम ज्वाइन कर देंगे सारे टेबल्स को और डेटास को हम एक्सेस करेंगे. If 2 siblings are in the same class, then same guardian details are maintained for both the siblings. We know this is redundancy and by using a database we can avoid this. ठीक है, redundancy को avoid करना है, repetition को avoid करना है. So let us split the student file into 2 files, student and guardian file, so that each guardian data are maintained only once. ठीक है. Next, one or more guardians can have the same name, so it will not be possible to identify which guardian is related to which student. In such case, we need to create an additional column, say guardian ID,
that will take unique value for each record in the guardian file. अगर guardian file बना रहे हो और दो स्टूडेंट के गार्जियन के नेम सेम है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसलिए दोनों गार्जियन को अलग करने के लिए गार्जियन आईडी देना पड़ेगा. ज़्यादातर हर जगह देखना प्रोडक्ट आईडी, ट्रेन नंबर, फ्लाइट नंबर, एक नंबर से हम लोग एक्सेस करते हैं. सपोज एक नाम से कभी भी हम एक्सेस नहीं करते, यूनिक आईडी से ही हम एक्सेस करते हैं. द कॉलम GUID विल also be kept with student file for relating these two files. उसको यूज करके हम ज्वाइन करेंगे. We could distinguish guardians by their phone numbers also, but phone number can change and therefore may not truly distinguish guardian. ठीक है, उसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि फ़ोन नंबर से हमने क्यों एक्सेस नहीं किया या प्राइमरी की क्यों नहीं बनाया, क्योंकि फ़ोन नंबर तो चेंज हो जाता है. आज की डेट में जो तुम लोग का एडमिशन नंबर स्कूल का मिला हुआ है, जब तक इस स्कूल में रहोगे वो सेम एडमिशन नंबर कैरी करोगे, कभी भी वो चेंज नहीं करोगे. ठीक है, क्योंकि चेंज करने से पूरा गड़बड़ हो जाएगा. फिगर शोज द रिलेटेड डेटा फाइल्स फॉर द स्टूडेंट, गार्जियन एंड अटेंडेंस डिटेल्स. नोट दैट दिस इज नॉट द कंप्लीट डेटाबेस स्कीमा since it does not show any relationship among tables. खाली यहाँ पे 3 टेबल में क्या क्या डेटा रहेगा वो बताया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं दिया गया है कि कैसे ज्वाइन करना है दो सारे टेबल्स को. नेक्स्ट, द टेबल शोन एट फिगर आर एम्प्टी विच आर टू बी पॉपुलेटेड विथ एक्चुअल डेटा. अभी हम लोगों ने खाली टेबल स्ट्रक्चर बनाया है, अब इसमें डेटास हमने डालना शुरू किया है. गार्जियन टेबल में गार्जियन डेटास है, फिर अटेंडेंस टेबल में अटेंडेंस डेटा है. देखो इसमें स्टूडेंट नेम नहीं है, खाली रोल नंबर से हम लोगों ने अटेंडेंस लिया है, डेट वाइज रोल नंबर से हमने अटेंडेंस लिया है. Figure shows a simplified database called student attendance, which is used to maintain data about the student, guardian and attendance. 3 टेबल है. As shown here, the DBMS maintains a single repository of data at a centralized location and can be used by multiple users, office staff, teacher at the same time. अभी हम लोग सीखेंगे कि क्रिएट डेटाबेस करके एक डेटाबेस बना के उसके अंदर हम अलग अलग टेबल बनाएंगे और उसमें स्टोर करेंगे, उसके बाद हम लिंक करके एक्सेस करेंगे. की कंसेप्ट्स इन DBMS. In order to efficiently manage data using a DBMS, let us understand certain key terms. Database schema. Database schema is a design of a database. It is the skeleton of the database that represents the structure, table name and their fields, columns, the type of data. Each column can hold constraints, ये checks को constraints बोलते हैं, on the data to be stored if any, and the relationships among the table. जब प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे सबसे पहले डोमेन लोगे, डोमेन में क्या क्या काम होता है. सपोज तुमको आज का टॉपिक मिला है कि सबको स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या टेबल्स हैं, क्या क्या अलग अलग काम हो रहा है, तो उसका लिस्ट बनाओगे. लिस्ट बनाने के बाद उसके डेटास को कलेक्ट करोगे, उसके बाद उसके चेक्स दोगे कि जब प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग में यूज़र से एंटर योर क्लास और यूज़र ने गलती से 13 डाल दिया, 14 डाल दिया, तो उसमें वो चेक करके वो बोलेगा कि नहीं तुम 13 14 नहीं डाल सकते हो. तो ये कंस्ट्रेंट्स आर ऑल द चेक्स. जब डेटा को स्टोर करते हैं उस समय हम लोग कंस्ट्रेंट्स डाल देंगे ताकि यूज़र कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाले तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेक होता रहे और वो यूज़र को गाइड करता रहे. ये एक पूरा दिया हुआ है. स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस एनवायरनमेंट कैसे बना रहे हैं इसको. DBMS सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस क्वेरीज. DBMS तो यहाँ पे DBMS सॉफ्टवेयर एक्सेस डेटाबेस एंड इट्स डेफिनेशन. स्टूडेंट, गार्जियन और अटेंडेंस का पूरा डेटा है. डेटाबेस कैटलॉग है, यहाँ से हम एक्सेस कर रहे हैं. टीचर को जो क्वेरी चाहिए उसका इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, ऑफिस स्टाफ को जो भी क्वेरी चाहिए उसका इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है. ठीक है, तो ऐसे हम पूरे को कनेक्ट करेंगे. जो डोमेन या प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें पूरा काम जो रहेगा उस डिपार्टमेंट का एक दूसरे से लिंक्ड रहेगा. अब ये तो अभी MySQL पढ़ रहे हो, इसके बाद हम पाइथन भी इसमें डालेंगे
कनेक्टिविटी करेंगे और पूरे को प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग एक्सेस करेंगे. Database schema is also called the visual or logical architecture as it tells us how the data are organized in a database. ठीक है, इसको देख के बहुत इजीली समझ में आ जाएगा किसी को भी. तो विजुअली अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें तो बहुत इजीली देख के समझ में आ जाता है कि कैसे काम हो रहा है. डेटा कंस्ट्रेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है. Sometimes we put certain restrictions or limitations on the type of data that can be inserted in one or more columns of a table. This is done by specifying one or more constraints on that columns while creating the tables. ये actually वाइवा में जो 12th का बोर्ड का वाइवा था पिछले साल, इसी को पूछा जा रहा था. एक्सटर्नल जो CBSE एक्सटर्नल आए थे वो डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स मतलब चेक्स. जो भी काम कर रहे हो, डेटास डाल रहे हो टेबल पे, तो उसमें सारे चेक्स रहते हैं. सपोज इसमें क्लास 1 से लेके तुम्हारे स्कूल का क्लास 1 से लेके 12 है, तो कोई भी 0 नहीं डाल सकता है. 12 के बाद 13, 14, 15 नहीं डाल सकता है, वो ऑटोमेटिकली चेक होगा. फॉर एग्जाम्पल, one can define the constraint that the column mobile number can only have non-negative integer values of exactly 10 digits. मोबाइल नंबर जब वो डाल रहे हैं तो 10 digits होना चाहिए और non-negative integer value होना चाहिए. Since each student shall have one unique roll number, we can put the not null and unique constraint on the roll number column. तो ये भी आता है, unique constraint आता है एग्जाम में, और नॉट नल मतलब रोल नंबर कंपलसरी है. कंस्ट्रेंट्स आर यूज्ड टू एंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस. ठीक है, चेक करता है पूरा एक्यूरेट होना चाहिए डेटा और रिलायबल होना चाहिए, तो उसी के लिए हम कंस्ट्रेंट्स यूज करेंगे. नेक्स्ट, मेटा डाटा और डेटा डिक्शनरी. द डेटाबेस स्कीमा along with various constraints on the data is stored by DBMS in a database catalog or dictionary called metadata. A metadata is data about the data. मतलब डिक्शनरी के जैसे काम करता है. सपोज तुम लोग इंडेक्स में लिखते हो कि इस पेज में ये डेटा मिलेगा, इस पेज में ये चैप्टर को लिख रहे हो, तो मेटा डेटा जो होता है या डेटा डिक्शनरी जो होता है उसमें भी हम लोग कहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन, सपोज मैंने कोई शॉर्टकट यूज किया है RNO इज फॉर रोल नंबर, तो ये सारे इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे रखते हैं. डेटाबेस इंस्टेंस. व्हेन वी डिफाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर or schema, state of database is empty, that is no data entry is there. After loading data, the state or snapshot of the database at any given time is the database instance. We may then retrieve data through queries or manipulate data through updation, modification or deletion. Thus the state of database can change and thus a database schema can have many instances at different time. स्टेप वाइज होता है. शुरू में डेटाबेस क्रिएट करना शुरू करोगे, टेबल क्रिएट करोगे, उसमें वैल्यूज़ नहीं रहते हैं. उसके बाद वैल्यूज़ इंसर्ट इनटू कमांड यूज़ करोगे, देन ऑल्टर करना है. तो स्टेप वाइज पूरे काम होते हैं. ये जो प्रोजेक्ट बनाओगे, आज से शुरू कर रहे हो, डेटाबेस डेटास क्या होते हैं ये समझना, फिर इसको इम्प्लीमेंट करना, फिर अपने प्रोजेक्ट में डालना. ठीक है, तो ये स्टेप वाइज प्रोसेस है. Next is query. A query is a request to a database for obtaining information in a desired way. जैसे select query हम लोग करेंगे, तो जो information हमने store किया है उसी से information select करके वो display करेगा. Query can be made to get data from one table or from a combination of tables. एक table को या बहुत सारे tables को link करके भी information provide कर सकते हैं. For example, find names of all those students present on the attendance date. This is a query to the database. To retrieve or manipulate data, the user needs to write query using a query language called, which is discussed in chapter 8. MySQL chapter 8 में NCERT बुक के chapter 8 में MySQL दिया हुआ है, तो उसको जब हम पढ़ेंगे तब ये सब हम लोग को और डिटेल में, ये तभी थ्योरी पढ़ रहे हैं आज हम लोग डेटाबेस कॉन्सेप्ट, तो इसको जब हम प्रैक्टिकली करेंगे MySQL यूज करके तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा. डेटा मैनिपुलेशन. मॉडिफिकेशन ऑफ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ 3 ऑपरेशंस: insertion, deletion and update. Suppose
Rivans joins as a new student in the class, then the student details need to be added in student as well as in guardian file of the student attendance database. This is called insertion operation on the database. In case a student leaves the school, then her data as well as her guardian details need to be removed from student, guardian and attendance files respectively. This is called deletion operation on the database. Suppose Athar's guardian has changed his mobile number, his guardian phone should be updated in guardian file. This is called update operation on the database. तो ये तुम लोग को समझना है, insert operation क्या होता है, deletion operation क्या होता है, अपडेशन क्या होता है. अभी जैसे एग्जाम में एक आता है क्वेश्चन कि ड्रॉप और डिलीट में क्या डिफरेंस है, क्रिएट इंसर्ट में क्या डिफरेंस है, अपडेट ऑल्टर में क्या डिफरेंस है. तो ये सब समझना पड़ेगा कि अपडेट क्या काम कर रहा है, ऑल्टर क्या काम कर रहा है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है. लिमिटेशंस दिए हुए हैं डीबीएमएस के. इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी. Use of DBMS increases the complexity of maintaining functionalities like security, consistency, sharing and integrity. ठीक है. अब जैसे ऑनलाइन हम लोग बैंकिंग का ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसा डालते हैं, निकालते हैं, तो पहले क्या था, एक सिक्योरिटी चेक होता था, पिन डालते थे या जो भी सिक्योरिटी चेक सिंगल चेक होता था. आज की डेट में 2-3 चेक, मल्टीपल चेक्स हो गए हैं. तो उससे क्या है, सिक्योरिटी लेवल हायर हो जा रहा है लेकिन प्रोग्रामिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है. Increased data vulnerability. As data are stored centrally, it increases the chances of loss of data due to any failure of hardware or software. It can bring all operations to a halt for all the user. आज की डेट में हम मोबाइल पे डिपेंडेंट है, कंप्यूटर पे डिपेंडेंट है, डेटा सेंट्रली जो है वहाँ. सपोज अचानक से इंटरनेट वेदर बहुत ख़राब हो गया, इंटरनेट नहीं है, अब हम क्या करेंगे, डेटा भी नहीं मिलेगा और इंटरनेट सपोज ऑनलाइन डेटा हमारे पास है. तो ये सब कुछ इसमें जो रिस्क है ये हमको पता है. इसको हम हैंडल करने के लिए हम इसके सॉल्यूशंस हम ढूंढते रहते हैं. ठीक है. जैसे हमने डाउनलोड करके रख लिया तो लास्ट मोमेंट में हमको ट्रेन में ट्रैवल करना है, बीच में सिग्नल नहीं रहेगा, इंटरनेट नहीं रहेगा. अगर मैं मेल से दिखाना चाहती हूँ, मैं क्या करूँगी, पहले से डाउनलोड करके रख लूँगी टिकट को, और जब वहाँ पे इंटरनेट नहीं रहेगा बीच रास्ते में, मैं वहाँ से दिखा दूँगी. तो ये सब प्रॉब्लम्स है. डेटाबेस इंजन. Database engine is the underlying component or set of programs used by DBMS to create database and handle various queries for data retrieval and manipulation. अब ये RDBMS डेटा मॉडल जो एग्जाम में पूछा जाता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बाद, ये RDBMS मतलब सबको रिलेट कर देंगे, लिंक कर देंगे एक दूसरे को. सारे टेबल्स को हम लोग अभी लिंक कर देंगे. अब कुछ टर्म्स नए सीखोगे तुम लोग, टपल, एट्रीब्यूट, कीज. ठीक है. तो ये रिलेट कैसे होते हैं, अभी हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे या फिर MySQL क्वेरीज डालेंगे तो यहाँ पे देखो, ईच टपल रो इन ए रिलेशन. ठीक है. ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसको अभी देख लेना आराम से, टाइम होते जा रहा है. मैं ये इसको बता दूंगी अच्छे से, क्योंकि एट्रीब्यूट्स क्या है, टपल क्या है, डिग्री क्या है, कार्डिनलिटी क्या है, ये सब आता है एग्जाम में. शुरू के खाली एडवांटेजेस आएंगे, व्हाट इज डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, उसके फायदे, या डेटा रिडंडेंसी आता है, डेटा इनकंसिस्टेंसी को कैसे अवॉइड करेंगे, क्या होता है, कैसे, वो सब. तो शुरू का थियोरेटिकल जो है समझ लेना, इसको रट के कोई फायदा नहीं है, अच्छे से समझ लेना. नहीं होगा तो फिर से और एक बार समझा दूंगी मैं. ठीक है. अब यहाँ से ये एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज एट्रीब्यूट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एट्रीब्यूट एंड टपल, व्हाट इज अ डोमेन. तो ये अच्छे से मैं बुक शेयर कर दे रही हूँ, इसको एनसीईआरटी में गूगल सर्च भी करोगे, एनसीईआरटी बुक मिल जाएगा. डिग्री और कार्डिनलिटी तो आएगा ही, 2 से 3 मार्क का एक टेबल दिया रहेगा, उस टेबल में डिग्री पूछा जाएगा, कार्डिनलिटी पूछा जाएगा, इसके डेफिनेशंस आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं. तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो पेपर में आते ही हैं, ये हम लोग, आज तो टाइम हो गया है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, ये सारे प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं रिलेशन के. कीज आते हैं एग्जाम में, कैंडिडेट की, प्राइमरी की
अल्टरनेट की, फॉरेन की, ये एग्जाम में आता है। इसके बहुत सारे 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। एक तो टेबल दिया रहेगा, उस टेबल में पूछा जाएगा कि इस टेबल में फॉरेन की कौन सा है, प्राइमरी की कौन सा है। दूसरा आता है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की, फॉरेन की या कैंडिडेट की, किसी भी दो का डिफरेंस आता है, ठीक है। और यूनिकली सर्च करने को हम क्या बोलते हैं, डैश करके फिल इन द ब्लैंक्स, तो प्राइमरी की बोलते हैं। तो इसको अच्छे से हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में जो आएगा पेपर में 100% उसको हम लोग कर लेंगे। तो आज ये डेटाबेस कंसेप्ट हमको समझना था, बाकी टर्मिनोलॉजीज जो है ये मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। नेक्स्ट MySQL भी हम लोग शुरू कर देंगे, प्रैक्टिकली सबने डाउनलोड कर ही लिया है, तो पूरे वीडियोस जो पुराने वाले हैं वो मैं शेयर कर दे रही हूँ एक बार। तो प्रैक्टिकली तुम लोग इसको शुरू कर दो। क्रिएट डेटाबेस कैसे करना है, फिर क्रिएट टेबल कैसे करना है, इंसर्ट इनटू, इसके लिए ऑलरेडी MySQL को इंस्टॉल कर दिए हो। फिर इंस्टॉल करने के बाद कमांड्स हम लोगों ने, सपोज कौन कौन से डेटाबेसेस हमने क्रिएट किए थे एक बार देख लेते हैं। शो डेटाबेसेस, टाइम हो गया है तुम लोग का, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं।